नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1, जिसका नाम है पादपों में पोषण। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। भोजन के घटक कौन कौन से हुए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब क्या हैं? भोजन के घटक। ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें हम पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ना बच्चों? आपको तो पता ही है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु भोजन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसका मतलब यह है कि पादप भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन मानव जो अथवा अन्य जो भी प्राणी हैं, वो भोजन के लिए पादप पे निर्भर होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मानव है व अन्य प्राणी जो भी हैं, वो पादप एवं पादपों को ग्रहण करने वाले पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है। अतः मानव एवं तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए मानव तथा अन्य प्राणी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पादपों पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि वो तो खुद से अपना भोजन बना नहीं सकते, इसलिए अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पादपों पर ही निर्भर होते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बूझो पूछता है, तो चलिए हम एक एक करके सब क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल सिर्फ पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। आपको भी पता है कि हमारे आसपास जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज है, इसीलिए हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब अपना भोजन बना सकते हैं। इसका मतलब कि उनके आसपास के परिवेश में ही उनको जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज प्राप्त हो जाता है। अब पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सजीवों के शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए शरीर को समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। पोषक पदार्थों का क्या क्या काम है? पोषक पदार्थों को जीवों के शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए शरीर को समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब ये जैविक प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैविक प्रक्रम सजीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब किस में आते हैं? जैव प्रक्रम में आते हैं। तो जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। मतलब जो भोजन ग्रहण कर लिया गया है उसका उपयोग का जो भी विधि है उसको हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे।
पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन, मतलब अपने भोजन के लिए वो क्या दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहा गया? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहा गया। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी में कौन आते हैं? पादप आते हैं। विषमपोषी में कौन आते हैं? मानव आते हैं, व अन्य जीव प्राणी आते हैं। अब पहेली एक क्वेश्चन और करती है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते। वह यह जानना चाहती है कि जिस तरह से पादप अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन बना लेते हैं, वैसे ही मानव अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है। पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? मतलब जो भोजन है वो पादपों के सभी भागों से निर्मित होते हैं या कुछ विशेष भागों से ही निर्मित होते हैं। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मतलब कि भोजन बनाने के लिए जो कच्ची सामग्रियां होती हैं वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है कच्ची सामग्रियों का। तो चलिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सबका लगभग सभी का आंसर हमें आगे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या था? पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित हैं? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं। इसका आंसर हुआ पत्तियां। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां पत्तियों में स्थित हैं। ठीक है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जो सभी पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ हैं, वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मृदा में उपस्थित होते हैं, देखो बच्चों, हमारे आसपास की जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों में जल पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, तथा ये जल और खनिज, जड़ कहाँ स्थित होता है? पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर धसी हुई होती हैं, जमीनों के नीचे फैली हुई होती हैं। तो उनके द्वारा ये जल एवं खनिज अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तथा जो ये जल है, खनिज है, ये पेड़ के तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तनों पहले जड़ द्वारा इसे अवशोषित किया गया जल एवं खनिज को, फिर वो तनों के माध्यम से, फिर वो तने लिए अपने आप में, फिर तनों के द्वारा ये पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। फिर पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, आपने देखा होगा पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। रंध्र
कहलाते हैं, जो कि गैसों का आदान प्रदान, जो बाहरी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये रक्षक कोशिकाओं के बीच स्थित होती हैं। ये कोशिकाओं के बीच छोटे छोटे छिद्र के रूप में स्थित होती हैं, जो बाहरी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे इसमें वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये रंध्रों द्वारा ही वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती में प्रवेश करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक और चीज़ भी देख लेते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचाते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचाए जाते हैं जड़ द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा है कि जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते तथा तने के माध्यम से हम जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आगे देखें। तो अब जैसे इसमें क्या है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। आपको समझ में आया। फिर उसके बाद ये रंध्र, जो कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो तो रंध्र कहलाए। तो अब ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब ये द्वार कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। द्वार कोशिकाएं दो कोशिकाओं से बनी होती हैं, दो कोशिकाओं की होती हैं, जिन्हें हम द्वार कोशिका कहते हैं। और ये इन द्वार कोशिकाओं से घिरी होती हैं, मतलब बीच में होती हैं। यही छिद्र को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो चलिए हम अब कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब द्वार कोशिका तो आपको पता चल गया, दो कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। आपने कभी देखा है कि घरों की जो दीवारें होती हैं वो ईंटों से बनी हुई होती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तभी एक दीवार कंप्लीट होता है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जो कोशिका कहलाती है। मतलब इसी प्रकार आपका शरीर, हमारा शरीर, जितने भी सजीव प्राणी हैं, सभी के शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो अब ये सूक्ष्म इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, जैसे कि एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, कितने सारे ईंटों से एक दीवार बना है, वैसे ही एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, कितने सारे हजारों कोशिकाओं से मिलकर एक क्या बना है, पूरा सजीवों का शरीर बना है। तो वो एक ईंट क्या कहलाई, एक ईंट कहलाई। वैसे ही एक कोशिका क्या कहलाई, इसमें सूक्ष्म इकाइयाँ कहलाई। जो एक कोशिका सूक्ष्म इकाइयों, तो शरीर के सूक्ष्म इकाई क्या कहलाई, कोशिका कहलाई, जो एक ठो है। अब कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा, जिसमें छोटे छोटे से चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मदर्शी। उससे हम कोशिका को देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ जो जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका के बने हुए होते हैं। जैसे कि एक ईंट से कोई बना होता है, वैसे ही कोई जीव है जो एक कोशिका से बना हुआ होता है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है। कोशिका देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं एक दूसरे संगठित हैं। ये एक पतली सी लेयर है इनके बगल में, देखो देखो पतली पतली लेयर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या कहलाते हैं, कोशिका झिल्ली कहलाती है। ये देखिए जिसमें कोशिका झिल्ली लिखा है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। इसमें केंद्र में स्थित सुस्पष्ट एक संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ये देखिए केंद्रक छोटे छोटे बीच में एकदम जो है केंद्रक कहलाती हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है। ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहा है, ये जेली के समान ही कोई पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं।
जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। आप तना, ठीक है, तने में भी बहुत सारी वाहिकाएं होती हैं जिसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। ये जो वाहिकाएं हैं ये नली के समान होती है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं, देख रहा होगा आपने, हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं, एक दो से पूरे शरीर में फैली हुई हैं। वैसे ही ये वाहिकाएं पूरे पौधे में, पादप में जड़, तना, शाखा एवं पत्ती तक फैली हुई होती हैं तथा इन्हीं के द्वारा ही जल एवं खनिज पहुंचाए जाते हैं पत्तियों तक। अब पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। जो पोषक हैं, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, एक रास्ता बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में, ये जो पादप के कैसे पहुंचाया गया, कैसे पदार्थों का परिवहन कैसे क्या हुआ, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? कक्षा 7वीं में। अब एक और क्वेश्चन पहेली करती है। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। मतलब पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो सिर्फ पत्ती ही खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, पादप के अन्य कोई भाग, जड़, तना, ये सब क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए आइए देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब वर्णक मतलब पत्तियों में एक हरा रंग, जैसे पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है? इसी क्लोरोफिल के वजह से होता है। इसलिए इसमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है जो पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है। अभी जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों के, मतलब पत्तियों के हेल्प करता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब ये जो सूर्य से हमें प्रकाश की जो सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य की उपस्थिति के बिना खाद्य संश्लेषण नहीं हो सकता, इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि क्लोरोफिल के बिना क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगर हमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल न मिले तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों से खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित किया गया तथा ये पादप में खाद्य के रूप में संचित हो गया। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा की चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? बेटा सोचो, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। देखो, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन ही नहीं बनेगा। जब भोजन ही नहीं बनेगा
तो फिर कैसे क्या होगा? फिर जो सभी जीव पादपों पर ही निर्भर हैं, पादप तो नष्ट होंगे ही होंगे, जो पादप पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो निर्भर हैं वो भी तो नष्ट हो जाएंगे। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही निर्मित होता है। आपको समझ में आ रहा? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसके बाद एक गैस निकलती है ऑक्सीजन, और आपको तो पता ही है हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन हमें कितनी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है, क्योंकि न प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा तथा हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं होगा। जब हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे संभव है? इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में हमारा जीवन असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों के क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से प्राप्त होता है पत्तियों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जड़ों द्वारा जल प्राप्त होता है हमें। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब दिन के समय, क्या बना? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में जल से, अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से कार्बोहाइड्रेट, जल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये आपस में रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है तथा कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। अब ये जो पत्तियों में स्टार्च जो संचित होता है, इस पत्तियों में जो संचित होता है, तो इसका जो उपस्थिति है यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न हो गया है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो देखिए जैसे इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, ये जैसे ये पेड़ का जड़ है, जड़ से हमें क्या प्राप्त हुआ? जल एवं खनिज, जो और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया गया। जड़ एवं तनों से ये चला गया पत्तियों में खनिज और जल। फिर सूर्य की उपस्थिति में अब हमें क्या, यहाँ पर क्लोरोफिल है, सब है, यहाँ पर भोजन निर्माण हुआ। भोजन निर्माण बन के क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसके अब बूझो जानना चाहता है कि बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो चलिए देखते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब कि पादपों में पत्तियों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि पत्तियों के अलावा भी पादपों में हरे तने एवं हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यहाँ पर ये हरी शाखाएं, हरे तने क्यों बोला गया? क्योंकि हरे पत्तियाँ हरी होती हैं, उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है।
और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी प्रकार ये भी हरे तने एवं हरी शाखाएं, मतलब कि हरा रंग है तो वहाँ पर क्लोरोफिल तो पाया जाएगा, और क्लोरोफिल पा रहे हैं तो मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल एवं शूल रूपी हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा, अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, मरुस्थलीय पादप क्या कहलाते हैं, और ये पत्तियां सल की व शूल रूपी ये क्या कहलाती हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। मरुस्थलीय पादप ये वे पादप होते हैं जिनको जीवित रहने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है ये कम जल में भी जीवित रह सकती हैं। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान हो गया, यहाँ पर जल की कितनी कमी है, मतलब पानी तो पाया जाता है लेकिन बहुत गहराई में पाया जाता है पानी, यहाँ बहुत कम पानी पाया जाता है। इसी जगह में, ऐसे जगह में ये मरुस्थलीय पादप होते हैं, क्योंकि ऐसे ही पादप वहाँ जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पादप कौन कौन से हो सकते हैं, कैटस हो गया, नागफनी हो गया। आई होप आप लोगों ने, सभी ने तो नागफनी देखा ही होगा। आप लोगों ने ये भी नागफनी की संरचना देखी है, आप लोग कैसे होते हैं नागफनी, उसमें पत्तियां पाई जाती हैं, उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। पत्तियां होती हैं लेकिन वह शूल रूपी सल्क जैसे होती हैं। इसी में बोला गया है ना कि पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो जैसे नागफनी की पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, मुड़ जाती हैं एवं कांटे उस पर लगे होते हैं, तो क्या कहलाती हैं, सल्क एवं शूल रूपी कहलाते हैं। और ऐसी पत्तियां क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन कम हो। ये वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, इससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो जब पत्तियां ऐसे हो जाएंगी, आपने देखा होगा कि नागफनी की पत्तियां कैसी हो जाती हैं, ऐसे आपस में मुड़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनका रंध्र होते हैं वो धंस जाते हैं, और वाष्पोत्सर्जन के दौरान ये कम जल वाष्प के रूप में निकलता है। इसीलिए ऐसी पत्तियां ये मुड़ जाती हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, जिससे जल कम वाष्प के रूप में बाहर निकले। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण तो पत्तियों में होता है, लेकिन नागफनी की पत्तियां तो सल्क एवं शूल रूपी हो गई हैं, मतलब कांटों में रूपांतरित हो गई हैं। तो अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा, और पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इनके पादपों के हरे तने हरे होते हैं। जो नागफनी है, आपने देखा होगा उसका तना भी हरा होता है, मतलब वो हरा है, तो हरे में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसका जो तना है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे वो भोजन बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या कहलाता है मतलब नागफनी का ही उदाहरण आप ले लो। एक नागफनी का पौधा है, ठीक है, वो मरुस्थलीय पौधा कहलाया। उसमें वाष्पोत्सर्जन मतलब कम जल की हानि हो, तो पत्तियां कम जल की हानि हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को सल एवं शूल रूपी हो जाती हैं। ठीक है, और इसके हरे तने प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1.1 एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, मतलब हम 2 गमले ले लिए, एक ही प्रकार के पादप हैं उसमें। अगर हम तुलसी के ले रहे हैं तो दोनों गमले तुलसी के ही होंगे। एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए, 72 घंटे मतलब 3 दिन, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए, मतलब एक को हम अंधेरे कमरे में रख दिए 3 दिन के लिए और एक को सूर्य के प्रकाश में रख दिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण
करते हैं उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 6 में आयोडीन परीक्षण किया था। अब वो आयोडीन परीक्षण कैसे है, आपको याद है? अगर आपको याद नहीं है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम इन पादपों की पत्तियाँ लिए, उनमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डाल के डालें। फिर हम उसे थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वे नीले एवं काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर वो नीले और काले रंग में परिवर्तित हो गए तो इसका मतलब है कि इसमें मंड उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। यही क्या कहलाता है? आयोडीन परीक्षण। मतलब हम उनकी पत्तियाँ लिए, उसमें 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन का डाल दिए। फिर वो अगर उसमें मंड उपस्थित होगा तो नीला काला रंग हो जाए, नीला या फिर काला रंग हो जाएगा। अगर मंड उपस्थित नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है? आयोडीन परीक्षण। अब जो हमने किया आप कर लिए, अब इस अवलोकन को नोट कर लीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था, जो हमने 3 दिन जिसे हमने अंधेरे कमरे में रखे थे, उस गमले को लाए और 3 से 4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब हम उसको सूर्य के प्रकाश में रख दिए। फिर तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब फिर से इसके में आयोडीन परीक्षण करते हैं। आपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। अगर पत्तियों का हरा रंग है तो इसमें मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इसमें क्या बोल रहा है? हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की, पीला नीला जो भी कलर है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देती हैं, अर्थात ढक लेते हैं। अब इन क्या करती हैं? जो हरे, लाल, भूरे रंग की रंग होते हैं, ये पत्तियों के हरे रंग को अपने में ढक लेती हैं। और इन पत्तियों में भी जब ढक ली, फिर भी हरा रंग तो है, क्लोरोफिल तो है इसमें, तो ये इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी मतलब काई जैसे पादप देखे होंगे। बच्चों, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जब बारिश बहुत तेज़ होता है तो आपने देखा होगा कि घरों की दीवारों के नीचे तले में काला मतलब हरा हरा सा कुछ जम जाता है। तालाब के साइड में आप देखे होंगे कि एक चिकनी मिट्टी जैसे मतलब चिकना चिकना पत्तियों नुमा मतलब घास जैसे आपको दिखाई देने लगता है। ये सब क्या कहलाते हैं? इसी को काई कहते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये इनमें ये सब जीव होते हैं। ये जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। अब जैसे जो भी हरा हरा हमें दिखाई देता तालाबों के किनारे, ये सब क्या है? शैवाल हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। अब ये भी हरे रंग के हैं, तो मतलब क्लोरोफिल के वजह से ही हरा रंग होता है। तो मतलब अगर ये हरे रंग के हैं तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। अगर इनके में क्लोरोफिल नहीं होता तो ये हरे रंग के नहीं होते, लेकिन इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये जो छोटी छोटी हमें ये काई होती है ना, ये काई भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं बच्चों, जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखो आप, ये विभिन्न रंगों की पत्तियाँ, ये
अलग से बहुत सारे कलर की पत्तियाँ होती हैं, ये सब। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी हमने क्या पढ़ा, पादपों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाना और ऑक्सीजन मुक्त हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अब खाद्यों का संश्लेषण भी देखते हैं, अन्य खाद्यों का। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य भी घटकों के संश्लेषण में होता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है इनका उपयोग। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, लेकिन जो प्रोटीन बनते हैं वो तो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, है ना। और इसमें कार्बोहाइड्रेट में तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, जिसमें कार्बन, अब ये नाइट्रोजनी पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, इनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब हमें तो ये पता है कि पादपों ये सब गैस का पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा। अब ये चलिए देखते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजनी गैस गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में हमारी सभी गैसें पाई जाती हैं, तो उनमें से एक गैस है नाइट्रोजन, जो गैसीय अवस्था में बहुत मात्रा में पाई जाती है। परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकती। वो पादप नाइट्रोजन को डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं ले सकता है। ये कैसे ले सकता है? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देती हैं। अब ये जो विशेष जीवाणु हैं, ये गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक, मतलब जिसका यूज हो सके, ऐसे यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, मतलब मुक्त कर देते हैं। अब मृदा में क्या हो गया, ये नाइट्रोजन किस रूप में है? उपयोगी यौगिक के रूप में है। अब यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ये मृदा में निर्मुक्त हो गया या उपयोगी यौगिक के रूप में परिवर्तित होकर। तो अब ये जो विलेय है, ये पदार्थ ये जल में घुल जाता है, मिल जाता है। अब ये विलेय पदार्थ जल के साथ पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं कि हमारा पौधा अच्छा हो, हमारे अनाज अच्छे हों, तो इसलिए डालते हैं। तो ये जो उर्वरक और खाद होते हैं, इनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है, बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार के अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति होती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अब इसके पश्चात नाइट्रोजन का संश्लेषण कर लिए। अब इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन, वसा का संश्लेषण करते हैं। तो मतलब अब प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का भी संश्लेषण होगा, है ना, और ये वसा का भी संश्लेषण करते हैं। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल हो तथा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इसके जैसे आगे की और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, तो मैं ऐसे वीडियो और आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू बच्चों।